फॉर्मूला बन गया। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में क्या करना था, बस वही स्टेटमेंट लिख दी थी कि हर पॉइंट पे एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है, इक्वल। a1 v1 इज इक्वल टू क्या था, a2 v2। और उसके लिए बस आपको क्या करना था, दोनों के मासेस इनपुट और आउटपुट वाले को इक्वल कर देना था, दैट्स इट। डेंसिटी सेम रहेगी, वो कट जाएगा। स्टेटमेंट क्या थी, अगर आइडियल आपका लिक्विड है, फ्लूइड है, तो उसके लिए दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा। बर्नौलीज थ्योरम, ये हुआ कि नहीं बताओ जल्दी। बर्नौलीज थ्योरम ये पूरा करना था। बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, क्या स्टेटमेंट याद है कि नहीं? टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, टोटल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों का सम क्या होगा यहाँ पर, कांस्टेंट। और इसके डेरिवेशन के लिए कुछ नहीं, सबसे पहले हम ये पूरे डायग्राम को डिस्क्राइब करेंगे, फिर उसके बाद क्या करना था, वर्क डन निकालना था, और वर्क डन को इक्वेट करना था एनर्जी गेन। एनर्जी गेन जो काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ, और नेट एनर्जी इंक्रीज या एनर्जी गेन बोलो। काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हुआ और पोटेंशियल एनर्जी में क्या हुआ था, डिक्रीज। काइनेटिक एनर्जी क्यों इंक्रीज हो गई थी, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो गया था। पोटेंशियल एनर्जी क्यों डिक्रीज हो गई थी, क्योंकि हाइट उसका डिक्रीज हो गया था। और ये दोनों टर्म्स को इक्वेट करके फिर उसके टर्म्स को कैंसिल आउट करना था, कुछ नहीं, एक बार प्रैक्टिस करोगे आराम से बन जाएगा। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में यहां तक ही किया था। ये एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन थी, और ये एक्सप्रेशन क्या बताती है, यही से करेंगे ना, चलो आज की क्लास। तो ये एक्सप्रेशन क्या बताता है कि जो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है वो क्या होता है, कांस्टेंट। यहाँ P का मतलब क्या है, प्रेशर। 1/2 रो V स्क्वायर, रो क्या है, डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी जो फ्लो कर रहा है, V मतलब उसकी वेलोसिटी, रो GH, तो G तो आपको पता ही है, और H क्या हो गया, उसका हाइट हो गया, जिस हाइट पे वो पाइप है या ट्यूब है जिसपे वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब इसमें ना कुछ और कंडीशन ध्यान से समझना। ठीक है, ध्यान से सुनो, यहां पर अगर आप ध्यान दोगे ना, तो रो की वैल्यू फिक्स होती है अगर हमें लिक्विड पता है तो। अगर वाटर है तो वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1 × 10⁻³ kg/m³, है ना, तो ये तो फिक्स हो गया। G की वैल्यू भी क्या होगी, फिक्स होगी। H की वैल्यू भी क्या होगी, फिक्स होगी। ट्यूब की हाइट कितनी है, तो कौन कौन सी चीजें चेंज होंगी, प्रेशर चेंज होगा, और क्या चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी। समझ में आया ये चीज? अगर ट्यूब में कोई वाटर फ्लो कर रहा है तो इसमें दो ही चीज वेरी कर सकती है, वेलोसिटी और प्रेशर। और अगर ये सारा सम कांस्टेंट है, ठीक है, एक इमेजिन करो, मान लो इस तरीके से ट्यूब है, बीच में मैंने इस तरीके से इसको प्रेस कर दिया। ठीक है, ऐसा कुछ ट्यूब मैंने बनाया, यहां पर मैंने प्रेस कर दिया। ठीक है, तो यहां पर देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया, यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या था, ज्यादा था। और प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है कि हर पॉइंट पे क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहां पर a1 v1 था, यहां पर a2 v2 था। अगर मान लो यहां पर एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। समझ में आया? यही मतलब था ना उसका, कि अगर हम पाइप को दबाएंगे तो वहां पर वाटर का फ्लो ज्यादा तेजी से होगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी था। बर्नौली थ्योरम को इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे समझेंगे, ध्यान से देखना। बर्नौली थ्योरम में सारी चीजें कांस्टेंट है, सिर्फ वेलोसिटी और प्रेशर चेंज हो रहा है। अगर ये ओवरऑल सम कांस्टेंट आना है, अगर वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो प्रेशर क्या होगा, उस पॉइंट पे कम हो जाएगा। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर देखो वेलोसिटी बढ़ रही है ना, तो इस पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां पर वेलोसिटी कम है तो यहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ओवरऑल सम यहां पर क्या मिलना है हमको, कांस्टेंट मिलना है। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है, क्योंकि अब हम करने वाले हैं बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेशन। बहुत सारे एप्लीकेशन से एक एक करके देखेंगे, उसके लिए आपको ये कंसेप्ट दिमाग में रखना है। ठीक है, चलो इसके बाद हमने एक और चीज किया था, क्या, प्रेशर हेड, प्रेशर वेलोसिटी, ग्रेविटेशनल हेड, इसका एक्सप्रेशन का डेरिवेशन किया था। कुछ नहीं है, रो जी से डिवाइड कर देना था, तो जो एक्सप्रेशन बनेगा वही है। इंपॉर्टेंट ये वाला था, देखो ये वाला पार्ट, ये क्या है, व्हेन द लिक्विड फ्लोज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन,
तो जब हम बर्नौलीज का डेरिवेशन कर रहे थे तो वो जो ट्यूब था वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं था, वहां कहीं पर हाइट ज्यादा थी, कहीं पर हाइट क्या थी, कम थी। लेकिन अगर सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो H1 और H2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम। H1 और H2 की वैल्यू सेम होगी तो ये दोनों टर्म कट जाएंगी, मतलब ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के इक्वल आएंगी। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो यहां पर वाली क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म इसमें नहीं आएगी, वो एक्सप्रेशन नहीं आएगी। तो सिर्फ ये वाले एक्सप्रेशन आएंगे आपके, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन भी ध्यान में रखना, ये भी हमने लास्ट क्लास में कर लिया था मेरे ख्याल से। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। ये न्यूमेरिकल भी हो चुका था। हेडिंग डालो, एप्लीकेशन बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम। एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन Bernoulli's theorem. Applications based on Bernoulli's theorem. Applications based on Bernoulli's theorem. ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम अगर बोले तो दो इंटरप्रिटेशन दिमाग में रखना। पहला तो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट एवरी पॉइंट इज कांस्टेंट, जो हमने एक्सप्रेशन देखा। दूसरा क्या, अगर किसी पॉइंट पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, अब इसके अलग अलग एप्लीकेशन है। सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन लिखा वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर, वेंचुरीमीटर एक्चुअली एक डिवाइस होता है जो रेट ऑफ फ्लो कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है वाटर का। ठीक है, तो लिखो इट इज ए डिवाइस, it is a device used to measure rate of flow. It is a device used to measure rate of flow of water, rate of flow of water in a tube, rate of flow of water in a tube। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर को क्यू से डिनोट करते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इसको हम यूजुअली क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, ओके। और ये जो डिवाइस है ये बर्नौलीज थ्योरम पे बेस्ड है, या उसका एप्लीकेशन है बोल सकते हो। ठीक है, ये डिवाइस कैसे काम करता है एकदम आराम से समझना, बहुत सिंपल सा डिवाइस है। इसके लिए ना ये फिगर्स को ध्यान से देखना। यहां पर ना मान लेते हैं एक ट्यूब है, इस ट्यूब में वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, मतलब इसकी हाइट जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब अगर मान के चलो यहां से कोई लिक्विड या वाटर इंसर्ट हो रहा है तो इस पॉइंट पे एक सर्टेन वेलोसिटी होगी v1। अगर मान लो यहां पर मैं इस ट्यूब को थोड़ा सा प्रेस कर दूं, मतलब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर दूं, और इन दोनों पॉइंट्स पे अगर मैं दो वर्टिकल ट्यूब लगा दूंगा तो क्या होगा, यहां पर वर्टिकल ट्यूब में ज्यादा पानी आएगा और यहां पर वर्टिकल ट्यूब में कम पानी आएगा। ऐसा क्यों होगा तुम लोग बताओ। मैं रिपीट करता हूं, अगर मान लो इस तरह से एक नॉर्मल ट्यूब है, यहां पर मैंने इसको प्रेस कर दिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर दिया और यहां दो वर्टिकल ट्यूब लगा दिए, तो इस वाले वर्टिकल ट्यूब में ज्यादा पानी आएगा और इस वाले वर्टिकल ट्यूब में कम पानी आएगा। ऐसा क्यों होगा? आप ये दो चीजों को दिमाग में रख के बताना, एक तो क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, दूसरा वेलोसिटी और प्रेशर में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आएगी चीज? और अगर वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी देता है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ रहा है तो वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो रहा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि ओवरऑल प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, और बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलता है कि वेलोसिटी और प्रेशर जो है वो भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, मतलब अगर वेलोसिटी बढ़ रही तो प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। समझ में आया कि ये चीज? तो देखो ये वाले पॉइंट पे अगर देखेंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, तो यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। वेलोसिटी कम होगी मतलब प्रेशर क्या होगा,
ज्यादा होगा। समझ में आएगी? क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा, वेलोसिटी कम, प्रेशर ज्यादा। प्रेशर ज्यादा इसलिए लिक्विड यहाँ पर ज्यादा हाइट पर जाएगा। इस वाले पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो लिक्विड की वेलोसिटी ज्यादा होगी, लिक्विड की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, इसलिए कम हाइट पर जाएगा। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो ये दो थ्योरम यहाँ पर अप्लाई हुआ है। अब अगर आप इस तरीके का सेटअप बना देते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कुछ और हाइट है, यहाँ पर लिक्विड की कुछ और हाइट है। दोनों के हाइट का डिफरेंस आप मेजर कर सकते हो कि भाई कितनी कितनी हाइट है। और अगर आपने सिर्फ ये हाइट का डिफरेंस मेजर किया तो आप पूरे के पूरे फ्लो रेट को निकाल सकते हो, मतलब किस रेट से ये फ्लो कर रहा है। रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या है? क्या होता है रेट ऑफ फ्लो का मतलब? वॉल्यूम ऑफ रेट, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग इन 1 सेकेंड या वॉल्यूम पर सेकेंड सिंपली आप बोल सकते हो। समझ में आएगी चीज? तो आप वो निकाल सकते हो सिंपली ये चीज कैलकुलेट करके, ये वेंचुरीमीटर डिवाइस की वर्किंग है या फंक्शनिंग है। ठीक है, तो यहां तक ये फिगर ड्रॉ करो तो इसका एक छोटा सा डेरिवेशन भी है, इसके एक्सप्रेशन के कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। प्रेशर और एरिया फ्लोइंग वाटर के जो ट्यूब है लिक्विड के लिए, उसके कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट है। समझ में आ रहा है? वो जो तो बोल रहे हैं ना, वो स्टिल हाइड्रोस्टैटिक वाली कंडीशन, जब वो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में, लेकिन फ्लोइंग वाटर के लिए चेंज हो जाएगा। ये फिगर जल्दी से ड्रॉ करो जैसा मैंने समझाया वैसा। ड्रॉ कर लिया? ओके, अब थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं शॉर्ट में। तो लिखो, कंसीडर कंसीडर ए ट्यूब एक्स वाई, कंसीडर ए ट्यूब एक्स वाई having narrow middle part z, having narrow middle part z, full stop। नेक्स्ट लाइन में लिखना, the two vertical tubes, the two vertical tubes are connected at x and z, the two vertical tubes are connected at x and z। नेक्स्ट लिखना, when water flows through x, जो अभी मैं समझा रहा था ना, इसी चीज को लिख रहे हैं ना अभी हम लोग। when water flows through x, its velocity is higher than z, its velocity is higher than z। नहीं, मैं उल्टा लिखा दिया ना। when water flows through x, its velocity is lower than या smaller than z, its velocity is smaller than z। x से जब पास हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी एज कंपेयर टू z। ठीक है, therefore pressure at x, therefore pressure at x will be higher as compared to z, as compared to z। because of this there will be a difference in height of the liquid in two vertical tubes। because of this there will be a difference in height of the liquid
into vertical tubes, into vertical tubes। ठीक है, तो जो अभी हमने पूरा देखा समझा उसी चीज का एक्सप्रेशन हमने लिखा है। ठीक है, अब ये क्या है, वेंचुरीमीटर एक डिवाइस है जो इसमें फ्लो रेट कैलकुलेट करने के लिए यूज होगा। फ्लो रेट को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। और फ्लो रेट का मतलब क्या है, मैंने क्या बताया, फ्लो रेट क्या है, क्यू इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन टाइम। कितना वॉल्यूम हो रहा है, फ्लो हो रहा है पर सेकेंड ऑफ टाइम। समझ में आई ये चीज। तो ये निकालने के लिए हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखो ऐसा भी लिख सकते हैं, A इंटू वी, A इंटू वी ऐसा लिखूंगा। ये वाला V जो है ना, छोटा वाला V है, छोटा वाला V मतलब वेलोसिटी वाला V। A का मतलब क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। V वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो भाई ये एरिया है, एरिया मतलब समझ गए ना, मीटर स्क्वायर, और ये डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब क्या हो गया, मीटर पर सेकंड, मतलब मीटर क्यूब पर सेकंड, तो ये आएगा ना फ्लो रेट। समझ में आएगा नहीं। तो हम ये वाला मेथड यूज करेंगे, अभी रफ वर्क है मैं बस समझा रहा हूं। हम क्या करेंगे, हम क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें इसका फ्लो रेट मिल जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये करने के लिए ना देखो, हम V1 की एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे कि भाई V1 की एक्सप्रेशन क्या आएगी। तो उसके लिए हम बर्नौलीज थ्योरम यूज करते हैं। लिखो बाय बर्नौलीज थ्योरम, बाय बर्नौलीज थ्योरम, बाय बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज थ्योरम में क्या बोला था, क्या था एक्सप्रेशन, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस क्या था, रो GH1 इज इक्वल टू क्या आया था, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ये दोनों इक्वल होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट होगा हर एक पॉइंट पे। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमने इसको अज्यूम किया, हॉरिजॉन्टल ट्यूब अज्यूम किया है। हॉरिजॉन्टल ट्यूब अगर हम ले रहे हैं तो H1 और H2 की वैल्यू क्या होगी, सेम। H1 और H2 सेम होगा हॉरिजॉन्टल ट्यूब के लिए। और अगर ये दोनों सेम होगा तो ये वाले दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे। क्लियर हो गया। तो आपके पास क्या बच जाएगा यहाँ पर, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ, चेक करो। ठीक है, इसके बाद देखो इसको फर्दर हम सिंपलीफाई करते हैं, कैसे हुआ देखना। यहां तक आ गया। हमें निकालना क्या है, दिमाग में क्लियर रखना, क्यू निकालना है, फ्लो रेट निकालना है। क्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी। मतलब यहाँ पर हमें वेलोसिटी का एक्सप्रेशन चाहिए। यहाँ दो तरह की वेलोसिटी है, एक कौन सा है V1 और दूसरा कौन सा है V2। V1 ओवरऑल सारी जगह पे सेम है, V2 एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ही चेंज हो रही है जहां पर हम ट्यूब को कंप्रेस कर रहे हैं। क्लियर हो गया। तो हमें V1 की वैल्यू निकालनी है, या ये समझ लो V1 इंटू A1 की वैल्यू निकालनी है। तो V1 निकालने के लिए इस पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, एक बार देखो, मैं P2 वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर रहा हूं, ये वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, ये P1 माइनस P2। क्लियर। राइट साइड की एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। यहां तक आ गया सबका। ठीक है, अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, रो अपॉन 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहां पर क्या बच जाएगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया, एक बार कंफर्म करो जल्दी। यहां तक क्लियर सबको। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या था बताओ, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। इधर साइड में लिखा हूं, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर अप्लाई करना चाहता हूं तो मान लो मैं V1 स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं, मान लो मैं V1 स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पर क्या बच जाएगा, V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय V1 स्क्वायर माइनस 1। ऐसे ही बचेगा ये। समझ में आई ये चीज। अब यहां पर V2 बाय V1 की वैल्यू मैं इस जगह से निकाल लेता हूं, तो V2 बाय V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V2 बाय V1 की वैल्यू आ जाएगी A1 बाय A2। इसको साइड में मेंशन करना होगा ना, बाय प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, बाय प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी V2 बाय V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A1 बाय A2।
ठीक है, यहां तक क्लियर। तो अब ये वाला पूरा एक्सप्रेशन राइट साइड वाला क्या हो जाएगा, रो अपॉन 2, ये हो गया V1 स्क्वायर अंडर ब्रैकेट क्या लिख रहे हो उसको, A1 बाय A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं मैं A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर -1। क्या यहां तक आया, सभी का चेक कर लो जल्दी। ठीक है, अच्छा इधर पे P1 P2 एक्चुअल में क्या है, प्रेशर डिफरेंस, दो पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं इसको P से डिनोट कर देता हूं, ये जो प्रेशर डिफरेंस है इसको P से डिनोट कर देता हूं। ठीक है, अब जो P की वैल्यू होगी, P की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो जी एच। ठीक है, तो यहां पर P की वैल्यू आ जाएगी रो इंटू जी इंटू एच। ठीक है, अच्छा ये P1 P2 कौन सा प्रेशर डिफरेंस है, समझ पा रहे हो ना, कौन सा प्रेशर डिफरेंस, वो जो ट्यूब है ना, उस ट्यूब में ये जो दो पॉइंट्स है, इन दोनों पॉइंट्स में जो प्रेशर का डिफरेंस है वो प्रेशर डिफरेंस है। मतलब ये जो दो वर्टिकल ट्यूब है उनका प्रेशर डिफरेंस है, और वो प्रेशर डिफरेंस कितना आया है, रो जी एच। वो यूट्यूब वाला मेथड याद है कि नहीं, तो यहां पर प्रेशर कुछ और है, यहां पर प्रेशर कुछ और है, तो प्रेशर डिफरेंस कितना आ गया, रो इंटू जी इंटू एच। दैट्स व्हाई ये P1 माइनस P2 को मैं P से डिनोट किया, उसके बाद में क्या लिख दिया, रो इंटू जी इंटू एच। दैट इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या आ जाएगा, रो बाय टू V1 स्क्वायर, और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो ये A2 स्क्वायर हो जाएगा, A1 स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, ये A2 स्क्वायर। क्लियर हो गया ये चीज। अब देखो दोनों में से रो और रो ये वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक का एक्सप्रेशन आ गया, सबका चेक कर लो। ठीक है, अब मैं अगेन स्टार्टिंग आपको याद दिलाता हूं, हमें निकालना है क्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A1 इंटू V1। तो हमें किसकी एक्सप्रेशन चाहिए, V1 की एक्सप्रेशन चाहिए। तो यहां से V1 की वैल्यू निकालो, यहां से V1 की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ ऑल अदर वैल्यूज। तो V1 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाले टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इधर जाएगा, A2 स्क्वायर भी इधर जाएगा, और ये वाले दोनों टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, यहां पर आ जाएगा 2GH इंटू A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू V1 स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां पर हमें V1 स्क्वायर की वैल्यू मिली, V1 की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर रूट ले लोगे, तो V1 की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर रूट लोगे तो ये क्या आ जाएगा, रूट ओवर 2GH इंटू A2 स्क्वायर तो बाहर निकल जाएगा तो A2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहां पर क्या बचेगा, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, इसका भी रूट आएगा ना, ये भी रूट के अंदर आ जाएगा, अपॉन रूट ओवर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया, एक बार कंफर्म कर दो। ठीक है, अब आपको फ्लो रेट निकालना है, तो फ्लो रेट निकालने के लिए Q इज इक्वल टू क्या करोगे, A1 इंटू V1, A1 इंटू V1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो Q इज इक्वल टू A1 की जगह पे A1 आएगा और V1 की जगह पे ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ओवर 2GH डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू इधर पे आ जाएगा A। क्या ये क्लियर हुआ, चेक कर लो। मैंने V1 की जो वैल्यू निकाली ना, ये वाली वैल्यू को यहां पुट कर दिया। अब इसको अगर थोड़ा सा अरेंज करके लिखोगे तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A1 इंटू A2 रूट ओवर 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, यह आ जाएगा फ्लो रेट। हाँ, अब ये बताओ यहां तक हो गया सबका। तो Q है फ्लो रेट, मतलब वाटर किस रेट से फ्लो हो रहा है। A1 और A2 क्या है, A1 वो x वाले पॉइंट पे क्रॉस सेक्शनल एरिया, A2 वो नैरो वाला जो पॉइंट था, Z वाला पॉइंट था, वहां का क्रॉस सेक्शन। ये आपको पता रहेगा क्योंकि आप अगर वो ट्यूब बना रहे हो तो आपको पता है दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है। G की वैल्यू तो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। H की वैल्यू क्या है,
एच क्या है? वो दोनों जो पॉइंट है ना जहां पर वर्टिकल ट्यूब लगा है उसका क्या है? डिफरेंस। समझ में आई ये चीज? अगर आप इस टाइप का अगर कोई ट्यूब बनाते हो, इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर बनाते हो और इसमें कोई वाटर फ्लो कर रहा है, अगर आप सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, और ये तो कंस्ट्रक्शन ट्यूब आपका मैन मेड है तो आपको पता ही होगा कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या लिया है, ये दोनों एरिया आपको पता है, आपने हाइट का डिफरेंस निकाल लिया और इन दोनों वैल्यूज को जब आप यहाँ पर पुट करोगे तो आपको वहां पर फ्लो रेट मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो जो लार्ज स्ट्रक्चर होते हैं जैसे डैम वगैरह हो गया या कोई हैवी स्ट्रक्चर हो गया जिस ट्यूब में वाटर फ्लो कर रहा है, वहां पर अगर ये सब कैलकुलेट करना होता है फ्लो रेट क्या है, तो उसके लिए ये वाला सिस्टम यूज होता है वेंचुरीमीटर। क्लियर हो गया सबको ये? तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वेंचुरीमीटर फॉर कैलकुलेशन ऑफ फ्लो रेट एंड इट इज बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम। हटा दो इसको, हो गया तो सबका। वेंचुरीमीटर मतलब अलग अलग साइज का होता है डिपेंडिंग ऑन आप किस चीज पे अप्लाई कर रहे हो, मतलब कौन से उस पे अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, यूजुअली वो मोटर पंप जो होता है ना उसके शेप का होता है जो हमारे घर में लगता है, ठीक है, जिससे पानी ऊपर चढ़ाते हैं उस शेप का। हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट। तो ये एक डेरिवेशन है जो आ सकता है, एक बार देख लेना इसको। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है सेकंड, इसका एप्लीकेशन है शेप ऑफ विंग्स ऑफ एरोप्लेन। देखो, शेप ऑफ विंग्स ऑफ एरोप्लेन, शेप ऑफ विंग्स ऑफ एरोप्लेन। ओके, तो एक बार मैं इसको समझा देता हूं, ध्यान से देख लो, फिर उसके स्टेटमेंट को पढ़ लेंगे। यूजुअली जो विंग्स होते हैं एरोप्लेन के, वो उसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बना होता है। अगर मान लो एरोप्लेन का फ्लाइट का डायरेक्शन इस तरफ है तो विंग का डायरेक्शन कुछ ऐसा होता है, ऊपर की तरफ ज्यादा कर्व्ड होता है, या ये बोलना चाहिए ऊपर की तरफ जो एरिया होता है ना, जो कांटेक्ट एरिया होता है विंग के लिए वो ज्यादा होता है, और नीचे की तरफ कांटेक्ट एरिया थोड़ा सा कम होता है। इसके पीछे का रीजन क्या होता है समझना, क्योंकि अगर मान लो ये वाला एरिया ज्यादा होगा तो जब फ्लाइट या जो एरोप्लेन है जब वो जाते रहेगा तो यहाँ पर की जो यहाँ पर का जो एयर होगा वो ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर वेलोसिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू उस विंग के नीचे वाली वेलोसिटी से। नीचे वाली वेलोसिटी वहां पर क्या होगी? कम होगी। समझ में आई ये चीज? और बर्नौली ने क्या बोला कि जो टोटल एनर्जी है वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है, सिर्फ कौन सी चीज वेरी करती है? वेलोसिटी और प्रेशर। तो जहां पर वेलोसिटी बढ़ रही है वहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, और यहाँ पर वेलोसिटी कम हो रही है मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आएगी? तो जब यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होगा ऊपर में, ऊपर के कंपैरिजन में, तो ये फ्लाइट किस तरफ लिफ्ट करेगी? अपसाइड में। समझ में आएगी? क्योंकि नीचे की तरफ से प्रेशर ज्यादा है तो फ्लाइट ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगी। तो ये ओवरऑल वर्किंग होती है और इस तरीके का डिजाइन होता है फ्लाइट के विंग्स का। ठीक है, तो यही चीज इसने यहाँ पर डिस्क्राइब की है। एक बार इसको पढ़ लो जल्दी से। वसुधा पढ़ो, क्या लिखा स्टेटमेंट? According to Bernoulli's theorem for a flowing fluid, where the velocity is increased, the pressure is decreased, and vice versa. This fact has been used in shaping the wings of an aeroplane. The wing is so designed that the curvature of its upper surface is greater than that of the lower surface, and its front end is shaped for round, while the back end of is flattened. During the flight of the aeroplane, the flow of air above and below and wings is streamlined. ठीक है, चलो बाकी पूरा थोड़ा समझ गए ना क्या ओवरऑल जो मैंने समझा वही स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट है, इसी से मिलता जुलता, वो आगे हालांकि है लेकिन अभी यहाँ पर आ गया तो मैं समझा देता हूँ। आप लोगों ने क्रिकेट मैच में देखा होगा बॉल स्विंग करता है। स्पिन और स्विंग दो अलग चीज होती है। स्विंग तो जानते हैं ना सभी, स्विंग मतलब बॉल बिना टप्पा पड़े जो हवा में उसका डायरेक्शन चेंज होता है। तो स्विंग कैसे करता है बॉल, उसके पीछे भी ये बर्नौलीज का कंसेप्ट है। किसी को पता है कैसे स्विंग करता है? हाँ, अगर किसी को पता होगा तो स्विंग या रिवर्स स्विंग यूजुअली पाकिस्तानी बॉलर पहले बहुत करते थे। तो लोग बॉल्स को बनाते थे, तो लोग मैचेस में इंटरेस्ट लेते थे तो पता होगा। तो लोग क्या कहते हैं, बॉल को बार बार रब करते हैं। रब क्यों करते हैं? वो बॉल का दो साइड होता है, एक तरफ सीम होता है ना,
तो सीम का एक साइड होता है, इधर दूसरा साइड होता है, तो एक साइड को रब करके ना वो शार्प वो शाइनी बनाते हैं, ठीक है। तो वो लोग बॉल का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बनाते हैं कि मान लो ये सीम लाइन हो गई, बॉल का एक पार्ट इधर हो गया, दूसरा पार्ट इधर हो गया, तो ये वाले पार्ट को ना एकदम एकदम शाइनी बना देंगे और ये वाले पार्ट को ना खराब करके रफ करेंगे, ठीक है। अगर एक वीडियो देखा होगा शाहिद अफरीदी का जो बॉल को चबा रहा था, कभी देखा है किसी ने मैच के, अगर वीडियो देखोगे तो वो क्यों कर रहा था, उसको मतलब वो कर रहा था, रफ सरफेस बनाने के लिए कर रहा था। अगर ऐसा होता है तो बॉल हवा में स्विंग करती है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी बर्नौलीज का कंसेप्ट है, क्योंकि जब आप बॉल को थ्रो करोगे तो यहाँ पर देखो एयर यहाँ से मूव होगी, इसके बॉल के अराउंड में जो एयर है वो इस तरीके से ट्रैवल करेगी, समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। जब ट्रैवल करेगी तो यहाँ पर की एयर जो है वो टर्बुलेंट हो जाएगी, वो ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करेगी, क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा डिस्टेंस कवर अप करना पड़ रहा है उसको एज कंपेयर टू दिस शाइनी पार्ट। तो यहाँ जब ज्यादा डिस्टेंस कवर अप कर रही है मतलब यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है, एज कंपेयर टू दिस यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गया ये चीज। जब यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और जब यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आई ये चीज। तो यहाँ अगर ज्यादा प्रेशर है, यहाँ पर अगर कम प्रेशर है, तो आप बॉल को थ्रो करोगे तो बॉल किस डायरेक्शन में मूव करेगी, राइट साइड वाले डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में वो स्विंग कर जाएगी। समझ में आया ये चीज। तो इसके पीछे का कंसेप्ट भी यही है, बर्नौलीज थ्योरम। क्या ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये भी आपके में है, आगे शायद एक दो टॉपिक के बाद आएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं और इसके कौन कौन से एप्लीकेशन है। थर्ड एप्लीकेशन बंसेंस बर्नर। ये एक बर्नर वाला स्ट्रक्चर होता है जो यूजुअली लेबोरेटरी वगैरह में यूज होता है, ठीक है। इसके पीछे का भी जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है मैं यहीं पर समझा देता हूं। देखो ये स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पर वो गैस है और ये वाले पॉइंट पे एयर है। ये गैस का एक नोजल वाला पार्ट है जहां पर गैस बहुत तेजी से निकल रही है। ये नोजल हुआ मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका बहुत कम हो गया। क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हुआ मतलब वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो गई, इंक्रीज हुई। वेलोसिटी इंक्रीज हुई मतलब प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और यहाँ पर प्रेशर क्या है, ज्यादा है। यहाँ प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ से एयर को खींचेगा और एयर इसके साथ मिक्स हो जाएगा, गैस और एयर का मिक्सचर आएगा और वो फ्लेम को बर्न करेगा। तो जो आपने वो लाइटर देखा होगा, कई लाइटर आते हैं जिसमें बहुत तेजी से शार्प गैस में बनती है, ठीक है। और इस टाइप के जो बर्नर आते हैं उसमें सेम टाइप का स्ट्रक्चर यूज, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एटोमाइजर्स। तो वो जो स्प्रे होते हैं इसमें भी सेम टाइप का स्ट्रक्चर है, जो सामने आपको डायग्राम दिख रहा है ना, ठीक है, ये वाला देखो, ये डायग्राम देख लो। इसमें एक तरफ रबर बॉल है, यहाँ पर एयर के लिए स्पेस एक ट्यूब है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। यहाँ पर एक और ट्यूब कनेक्टेड है जो कि परफ्यूम से या लिक्विड से कनेक्टेड है, ठीक है। अब जब यहाँ पर हम इसको प्रेस करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पर जो एयर है वो फ्लो करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पर इनिशियली क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है मतलब वेलोसिटी उसकी क्या होगी, कम होगी। लेकिन जब वो नैरो पार्ट पे जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। वेलोसिटी इंक्रीज होगी मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एज कंपेयर टू दिस यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब यहाँ प्रेशर इंक्रीज होगा एज कंपेयर टू दिस एयर, तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे वो एयर के साथ मिक्स होंगे और स्प्रे के साथ बाहर निकल जाएगा। समझ में आया ये चीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट, और भी कई सारे हैं। ये वाला स्ट्रक्चर अगर आप देख रहे हो, ये क्या है, ये है फिल्टर पंप। जो फिश टैंक वगैरह होता है देखा, उसमें फिल्टर पंप लगा होता है जिसमें एयर बबल्स निकलते रहते हैं, ये वही फिल्टर पंप है, उसमें भी सेम कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है। ओवरऑल कंसेप्ट वही है। यहाँ पर दोनों में प्रेशर डिफरेंस आएगा। प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए नोजल को क्या कर रहे हैं, पतला कर रहे हैं। नोजल पतला हो जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर डिफरेंस के कारण दोनों चीजें आपस में मिक्स हो जाएगी, ठीक है। दैट्स इट। नेक्स्ट, ब्लोइंग ऑफ टिन रूफ इन द विंड स्टॉर्म। हाँ, तो ये भी देखा, विंड स्टॉर्म में जो टिन रूफ है वो ब्लो कर जाता है, उखड़ के फेंका जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्या होता है कंसेप्ट? अगर मान लो ये टिन का रूफ है, ठीक है, अगर इसके ऊपर से फ्लो होने वाली एयर की वेलोसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू उसके नीचे वाले से,
तो उस सिचुएशन में नीचे वाले में वेलोसिटी अगर कम होगी, ऊपर वाले में वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो नीचे से ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा ऊपर की तरफ और इसलिए वो फ्लो ऑफ होगा। ठीक है, नेक्स्ट पिंग पोंग बॉल वाला एक्सपेरिमेंट इसने बताया। ये वाला चीज क्या है समझा देता हूँ। देखो, अगर कभी कभी करोगे तो नहीं ये वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है, अगर मान लो कभी ये इस तरीके का फाउंटेन है, फाउंटेन में अगर पिंग पोंग बॉल को रख दोगे तो पिंग पोंग बॉल के एक सर्टेन हाइट तक पहुंचेगी, फिर बैलेंस आउट हो जाएगी। बैलेंस आउट कैसे हो जाएगी? सर्टेन हाइट तक क्यों पहुंचा? क्योंकि नीचे वाटर के कारण एक प्रेशर लग रहा था ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर उसके बाद वो प्रेशर जो है ना वो स्पिन करने लग जाएगा, एयर उसके साथ मिक्स हो जाएगा और पर्टिकुलर हाइट पे सेट हो जाएगा। वही बर्नौलीज का थ्योरम, प्रेशर डिफरेंस बराबर हो जाएगा उस जगह पे, फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे सेट हो जाएगा। ठीक है, और इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये क्रिकेट बॉल वाला जो एग्जांपल है, इसको मैग्नस इफेक्ट बोलते हैं, ये ध्यान में रखना, ठीक है। इसको मैग्नस इफेक्ट बोलते हैं। अगर बोल दिया जाए मैग्नस इफेक्ट क्या, एक्सप्लेन करो यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम, तो आप इसको समझा सकते हो। ये जो स्पीड ऑफ, इसमें दोनों की स्पीड लेके बताया, समझाएगी, ठीक है। ओके, सेम चीज ब्लड फ्लो और हार्ट अटैक का भी इससे कनेक्शन है बर्नौलीज थ्योरम का, ठीक है। क्योंकि अगर मान के चलो आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो जाती है, मतलब ब्लड का फ्लो जो है उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। आर्टरी ब्लॉक होगी, अगर मान लो ये आपकी आर्टरी है, अगर ये ब्लॉक हो गई है, ब्लॉक हो गई है मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया। क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस कारण वो ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं कर पाएगा, तो हार्ट को और फंक्शनिंग ज्यादा करनी पड़ेगी और वो हार्ट अटैक का कॉज हो जाता है। समझ में आई ये चीज? तो कहीं ना कहीं ये भी उससे रिलेटेड है। और क्या इसमें इफेक्ट है? दैट्स इट। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, इस जगह का। एक और बचा, सरफेस टेंशन बचा, वो लास्ट होगा, उसके बाद अगली क्लास में। नेक्स्ट हेडिंग डालो, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, टॉरसल्स थ्योरम। टॉरसल्स थ्योरम। ओके, हेडिंग डाला। इसमें हम कुछ डेरिवेशन करने वाले हैं। हम क्या डेरिवेशन करने वाले पहले मैं ये समझा देता हूँ, ठीक है। हम ये डेरिवेशन करेंगे कि मान लो अगर आपके पास एक इस तरीके के बहुत लार्जर शेप में कोई टैंक है, इस टैंक में पूरा लिक्विड या पानी भरा हुआ है, अगर यहाँ पर एक छेद कर देते हैं तो क्या होगा? पानी गिरेगा। पानी जो गिरेगा वो किस स्पीड से गिरेगा ये निकालेंगे, इसमें डिराइव करेंगे। वो जो पानी गिरेगा वो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर अप करेगा वो निकालेंगे। अगर इसकी हाइट बदलेंगे तो उसका डिस्टेंस ज्यादा होगा या कम होगा वो कैलकुलेट करेंगे। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ठीक है, तो यही है इफ्लक्स इफेक्ट या फिर टॉरसल्स थ्योरम। तो यहां पर सबसे पहले ये वाला डायग्राम बना लो अच्छे से। ये जो डायग्राम है ये बना लेना। ये टैंक इस टाइप का बना हुआ है, ऊपर की तरफ एक प्रेशर P1 है, ये 0.1 कंसीडर करें जहां पर लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक होल है, यहां से आउटलेट वाला पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट को P2, इस पॉइंट पे प्रेशर को P2 से डिनोट कर रहा है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है। हाँ हाँ, वाटर अप टू द ब्रिम टॉप में। जल्दी ये फिगर ड्रॉ करना। ये एक टैंक है, इनफैक्ट ये एक इस टाइप का टैंक बना हुआ है, ठीक है। यहां पर ये वाला 0.1 हो गया, इस पे जो प्रेशर है ये वाला प्रेशर P1 हो गया और ये P1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और ये जो A1 आपको दिख रहा है, A1 एक्चुअल में इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये वाला जो पार्ट है टैंक का, जो टॉप वाला पार्ट है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है। और यहां पर जो लिक्विड की वेलोसिटी है वो V1 है। जो टैंक की हाइट है उसको हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल H से। जो यहाँ पर एक नैरो होल बना हुआ है जिसको हम 0.2 से डिनोट कर रहे हैं, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। उस पॉइंट पे प्रेशर यहाँ पर P2 है। P2 भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर है।
और यहां से जब लिक्विड निकल रहा है, फ्लो कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी को v2 से डिनोट कर रहे हैं। और ये जो पॉइंट है ये टॉप से जिस हाइट पे या जिस डेप्थ पे है वो है स्मॉल h। क्लियर हो गया ये चीज? तो बॉटम सरफेस से इस पॉइंट की जो हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? कैपिटल H माइनस स्मॉल h। क्या यहां तक पूरा ये फिगर समझ में आ गया क्या डिस्क्राइब किया इसने? ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? हम कैलकुलेट करने वाले किस वेलोसिटी से लिक्विड यहाँ पर से फ्लो करेगा। ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग में इस पूरे फिगर का डिस्क्रिप्शन देना है आपको कि भाई क्या क्या हमने कंसीडर किया है। ठीक है, फिर उसके बाद सीधे हम आते हैं बर्नौलीज थ्योरम पे। ये सब मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, ठीक है, आप फिगर से देखिए, उसको ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। फिर सीधे हम आते हैं बर्नौलीज थ्योरम पे। तो बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग जो टोटल एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा दोनों पॉइंट पे। कौन से दोनों पॉइंट पे? पॉइंट 1 पे और पॉइंट 2 पे। देखो, बाय बर्नौलीज थ्योरम, बाय बर्नौलीज थ्योरम the total energy per unit volume is same at point 1 and 2, is same at point 1 and 2। ठीक है, तो पॉइंट 1 मतलब कि यहां पर टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो कौन कौन सी एनर्जी होगी? सबसे पहले ये प्रेशर, तो प्रेशर की एनर्जी को मैं PATM से डिनोट कर रहा हूं। एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये PATM आ गया, प्लस रो V1 स्क्वायर बाय 2 प्लस रो GH आ गया। रो GH, H में कैपिटल H लिया क्योंकि यहां पर हाइट क्या है? कैपिटल H। क्या ये क्लियर हो गया? ये वाला एक्सप्रेशन देख लो। ठीक है, पॉइंट 1 पे टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये हो जाएगा। पॉइंट 2 पे क्या होगा? सारी चीजें सेम रहेंगी ऑलमोस्ट, बस यहां पर V1 की जगह पे क्या आ जाएगा? V2 स्क्वायर आ जाएगा। और जो हाइट हमने कैपिटल H लिया था उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? कैपिटल H माइनस स्मॉल h आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट 2 जो है उसकी हाइट क्या है? कैपिटल H माइनस स्मॉल h। समझ में? यहां तक का एक्सप्रेशन क्लियर हुआ? क्या देख लो एक बार जल्दी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं और बनाते हैं इसके एक्सप्रेशन फर्दर क्या होगा। तो देखो यहां पर PATM और PATM ये वाली टर्म दोनों जगह से कैंसल आउट हो जाएगी। रिमेनिंग टर्म्स जो बचा उसको लिखते हैं रो V1 स्क्वायर बाय 2 प्लस रो G कैपिटल H इज इक्वल टू रो V2 स्क्वायर बाय 2 प्लस यहां पर ब्रैकेट ओपन कर दूंगा तो रो G कैपिटल H माइनस रो G स्मॉल h। ऐसे ही हो जाएगा। चेक करो यहां तक समझ में आया क्या? हाँ, रो G कैपिटल H, रो G कैपिटल H, ये वाला टर्म कट जाएगा। अब जो बचा टर्म्स उसको लिखो, तो क्या आ जाएगा? रो V1 स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू रो V2 स्क्वायर बाय 2 माइनस रो GH। ऐसे ही होगा। क्या ये क्लियर हो गया? अब इन सब में से और क्या कॉमन निकल के कैंसल आउट हो जाएगा? रो, तीनों में रो वाली टर्म कॉमन निकल के कैंसल आउट हो जाएगी और पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, जिससे ये हो जाएगा V1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? V2 स्क्वायर माइनस 2GH। यहां तक का एक्सप्रेशन समझ में आएगा? बताओ। अब ये माइनस 2GH को इधर पे शिफ्ट कर दो, माइनस 2GH को इधर पे शिफ्ट कर दो, तो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा? V1 स्क्वायर प्लस 2GH। एक बार चेक करो यहां तक का एक्सप्रेशन आएगा? आ गया सबका यहां तक? तो ये जो एक्सप्रेशन अभी आप लोगों को मिला है ये एक्चुअल में क्या दे रहा है? ये V2 का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ लिक्विड पॉइंट 2 पे, जहां पर वो लिक्विड बाहर निकल रहा है। V1 मतलब ऊपर टॉप पे। ठीक है, और ये किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो बता रहा है। क्लियर हो गया ये चीज? अब अगर मान लो हमको इसमें V2 की वैल्यू निकालनी, डिस्चार्ज जब हो रहा है तब वो किस वेलोसिटी से डिस्चार्ज हो रहा है, तो एक काम करते हैं, हम इस पूरी एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देते हैं, या V1 स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर देते हैं इसमें। देखो ये हमने पढ़ा था ना, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या था? A1 V1 इज इक्वल टू क्या था? A2 V2। क्या ये क्लियर हो गया? तो V1 की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? ये A2 बाय A1 इंटू V2। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ये V1 की वैल्यू होगी।
तो V1 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? तो ये जो हमारे पास V1 स्क्वायर आया था उसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दो। जो V1 स्क्वायर था, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई किया, V1 की वैल्यू निकाला, V1 स्क्वायर की वैल्यू निकाला और V1 स्क्वायर की वैल्यू यहां पर पुट कर दो। यहां तक समझ में आएगा? चेक कर लो एक बार। तो जब ये वैल्यू आप यहां पर पुट करोगे, जब ये वैल्यू यहां पर पुट करोगे तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन मिलेगा। क्या ये मिला? चेक कर लो जल्दी से। V2 स्क्वायर इज इक्वल टू A2 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर प्लस 2GH। हमें यहाँ क्या कैलकुलेट करना है? आउटलेट पे वेलोसिटी कितनी, जो आउटलेट वाला पॉइंट हुआ तब वेलोसिटी कितनी, मतलब V2 की वैल्यू निकालनी। तो V2 की वैल्यू निकालने के लिए स्टम्प को इधर पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 2GH। समझ में आ गया? अब इधर दोनों से कॉमन ले लो V2 स्क्वायर को, V2 स्क्वायर को ले लो कॉमन। V2 स्क्वायर अगर कॉमन लोगे तो इधर पे क्या बच जाएगा? 1 माइनस A2 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2GH। क्या ये क्लियर हो गया? तो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2GH अपॉन 1 माइनस A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर। ऐसे ही आएगा, चेक कर लो एक बार। अब अगर V2 स्क्वायर मिला, अब V2 निकालना है तो यहां पर रूट ले लोगे तो ये कितना आ जाएगा? रूट ओवर 2GH अपॉन रूट ओवर 1 माइनस A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर। क्या यहां तक आया? कंफर्म करो एक बार। अब A2 और A1 क्या था याद करो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब इस चीज को ना अपने घर में लगे हुए वाटर टैंक से कंपेयर करो। वाटर टैंक में अगर पानी भरा हुआ है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और उसमें नीचे अगर एक नल के लिए जो पाइपलाइन लगा हुआ उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, कितना डिफरेंस है दोनों में? ऑलमोस्ट 100 टाइम्स ज्यादा है। A2 A1 की वैल्यू ऑलमोस्ट 100 टाइम्स ज्यादा है A2 से। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब ये वाली वैल्यू जो होगी, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू बहुत बड़ी होगी इसके कंपैरिजन में। मतलब ये वाला रेशियो नेग्लिजिबल आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप ऐसा लिखोगे A1 इज वेरी मच हायर देन A2। क्या ये क्लियर हो गया? अगर ये बहुत बड़ा नंबर है तो इसका मतलब A2 बाय A1 जो होगा ये बहुत छोटा नंबर होगा। किससे बहुत छोटा होगा? 1 से बहुत छोटा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? इसको मैंने डिवाइड कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से बहुत छोटा नंबर हो तो हम इस चीज को इग्नोर कर सकते हैं। वी विल कंसीडर दिस एज 0। ठीक है, इसको इग्नोर करके 0 कर देंगे तो अब जो वैल्यू होगी V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? √2GH। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये चीज को हम प्रैक्टिकली देखते हैं अपनी लाइफ में। अगर मान के चलो आपका जो वाटर टैंक है अगर वो बहुत ऊपर हाइट पे लगा हुआ है तो जब उसमें से वाटर का फ्लो होता है तो उसकी स्पीड क्या होती है? ज्यादा होती है। लेकिन अगर बहुत कम हाइट पे लगा, मान लो एक ही फ्लोर के ऊपर लगा टैंक, तो उसमें वाटर की स्पीड बहुत कम निकलती है, धीरे निकलती है। समझ में आएगी? तो जैसे जैसे H की वैल्यू बढ़ेगी V2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो H मतलब वो किस हाइट पे। क्लियर हो गया ये चीज? तो यहां पर हमने जो फर्स्ट चीज अभी डिराइव की है वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी, ठीक है, और इसी को बोलते हैं टॉरसेल्स थ्योरम। तो लिख लो, this result was first given by Torricells and it is known as Torricells theorem. It is known as Torricells theorem. तो कई बार इसको V2 से डिनोट ना करके सिंपली V1 से भी डिनोट कर देते हैं, दोनों का मतलब सेम है। हटा दो, हो गया तो चलो नेक्स्ट आते हैं। अब नेक्स्ट चीज जो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे, देखो वाटर का जो फ्लो होगा इस सिचुएशन में वो पैराबोलिक शेप वो होगा, है ना? क्लियर है वो चीज? कितना टाइम लगेगा यहां से यहां तक पहुंचने में, वो टाइम का कैलकुलेशन करेंगे।
तो नेक्स्ट हेडिंग डालना और लिखना horizontal range of escaping liquid, horizontal range of escaping liquid ओके देखो यहाँ टाइम का कैलकुलेशन करने के लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर इक्वेशन ऑफ मोशन याद होगा इसमें u इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो कंसीडर कर लेते हैं तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा तो s इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपके पास हाफ at स्क्वायर अब यहाँ पर s का मतलब क्या है डिस्प्लेसमेंट अब डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ मान लो यहाँ से वाटर फ्लो करना स्टार्ट हुआ तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो गया h माइनस स्मॉल h तो s की जगह पे यहाँ पर क्या देगा h माइनस स्मॉल h हाफ a की जगह पे क्या देगा g और यहाँ पर टर्म क्या देगी t स्क्वायर ठीक है तो लिख लो यहाँ पर s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर और यहाँ पर s आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया हाफ gt स्क्वायर सिंप्लीफाई करोगे यहाँ पर t की वैल्यू निकालने के लिए तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई और 2h माइनस स्मॉल h डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू कितना आ जाएगा t स्क्वायर तो t की वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो t इज इक्वल टू आ जाएगा रूट ओवर 2h माइनस स्मॉल h डिवाइडेड बाय g ये वो टाइम बता रहा है कि कितना टाइम लगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा तो आपने अभी तक दो चीजें कैलकुलेट कर ली है कौन सी दो चीजें कैलकुलेट की है देखो फर्स्ट पार्ट में जो भी आपने निकाला था v2 वेलोसिटी जो आपने निकाला था वो कितना निकाला था v2gh दूसरे पार्ट में अभी आपने क्या निकाला टाइम कितना टाइम लगा क्या आया था बताओ अभी h माइनस स्मॉल h डिवाइडेड बाय g ये टाइम की वैल्यू है तो यहाँ पर टाइम आ गया और ये क्या आ गया स्पीड आ गया अब आपको निकालना है डिस्टेंस की वो कितना डिस्टेंस कवर अप कर रहा है तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो स्पीड इनटू टाइम मल्टीप्लाई करो दोनों को क्या आएगा एक्सप्रेशन बताओ जी और जी वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा 2 रूट एच एच माइनस स्मॉल एच क्या यही एक्सप्रेशन है चेक कर लो ठीक है तो ये आ जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और ये आ रहा है 2 रूट एच माइनस कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच ठीक है एक मिनट एक छोटा सा एग्जांपल इसमें देखते हैं तो उसके एंड करते हैं मान लेते हैं कि ये जो टोटल हाइट है इस टैंक की वो है 10 मीटर फॉर एग्जांपल ये टोटल हाइट है टैंक की 10 मीटर ठीक है और अगर इस टैंक में 3 मीटर के यहां से 3 मीटर के डिस्टेंस पे मैं यहां पर एक होल कर रहा हूं तो बताओ ये कितना डिस्टेंस कवर अप करेगा तो मैं पूछ रहा हूं समझ में आएगा नहीं टोटल हाइट है टैंक की जिसमें वाटर फिल्ड है वो है 10 मीटर 3 मीटर के डिस्टेंस में मैं यहाँ पर एक होल कर रहा हूँ तो कितना डिस्टेंस कवर अप करेगा तो सिंपल सी बात है मैंने कैपिटल एच की वैल्यू कितनी दी है 10 स्मॉल एच की वैल्यू कितनी दे दी है 3 पुट कर दोगे यहाँ पर तो कितना देगा 2 रूट ओवर क्या देगा 3 इंटू 7 मतलब कितना देगा 2 रूट 21 क्या ये चीज समझ में आई अब अगर मान के चलो मैं उसी समय एक और होल कर रहा हूं यहां पर ठीक है और सपोज ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया वो हो गया ये वाला डिस्टेंस छोड़ो ये वाला डिस्टेंस अब 3 मीटर मान लो ये वाला डिस्टेंस अब 3 मीटर अब बताओ कितना डिस्टेंस कवर अप करेगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा इसका समझ में मैं क्या बोल रहा हूं पहले मैंने टॉप से 3 मीटर पे होल किया था अब मैं बॉटम से 3 मीटर पे होल कर रहा हूं अब बताओ ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 6 करो कैलकुलेट करो ये अभी भी कैपिटल एच की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई 10 हो गई
स्मॉल एच की वैल्यू कितनी होगी बताओ? स्मॉल एच मतलब यहां से इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। क्या ये समझ में आया? अब ये दोनों वैल्यू को जब यहाँ पर पुट करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3। 7 into 3 मतलब कितना आ जाएगा? 21। तो मतलब ये वाली वैल्यू भी कितनी मिलेगी? 2√21। मतलब अगर टॉप से जिस हाइट पे हम होल कर रहे हैं और बॉटम से जिस हाइट पे हम होल कर रहे हैं, दोनों ही सिचुएशन में ये सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर अप करेगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ठीक है, तो इसके लिए लिख लेना एक पॉइंट, द फॉर्मूला शोज दैट द orifice मतलब वो होल, the formula shows that the orifice in the vessel is at a depth of small h or a depth of capital H minus small h, or a depth of capital H minus small h from the free surface of the liquid. फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड मतलब ये वाले सरफेस से, ये वाले सरफेस से यदि इसकी हाइट h हो या कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ठीक है, फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड द emerging liquid will fall at the same distance. The emerging liquid will fall at the same distance. तो लिक्विड सेम डिस्टेंस पे जाके गिरेगा। This is the range x of liquid which remains same. This is the range x of liquid which remains same. This statement is called Caruso's theorem. रुक जाइए एक मिनट और। अच्छा ये बताओ कि अगर मान लो हम h छोटे वाले h की वैल्यू 0 कर दें तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा? छोटे वाले h की वैल्यू अगर मान लो मैं 0 कर देता हूँ, मतलब कि ये 0 मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज उसका क्या हो जाएगा? 0, मतलब पानी यहीं पर गिरेगा। समझ में आएगी नहीं? अगर होगा तो। अगर बड़े वाले h की वैल्यू मैं 0 कर देता, सॉरी अगर मैं नीचे से यहाँ पर 0 कर देता हूँ मतलब फिर भी लिक्विड वहीं पर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जैसे जैसे मैं इधर बीच की तरफ आऊंगा वैसे वैसे इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी। अब कॉमन सेंस लगाओ और ये बताओ कहां पर होल करने पे सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा? सेंटर पे। मतलब जब ये मिड पे होगा, अगर आपका होल h/2 पे होगा, तब इसका जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्या ये समझ में आ गया? तो अगला उसी का डेरिवेशन है, लेकिन ये जो डेरिवेशन है ये मैक्सिमा मिनिमा वाले कंसेप्ट से किया हुआ है, जो डिफरेंशिएशन का एक पार्ट होता है मैथमेटिक्स का। तो इसको हम बाद में देख लेंगे, एक बार डिस्कस कर लेंगे, बट कॉमन सेंस से समझ गए ना कि h/2 क्यों आएगा वो। ठीक है, चलो एंड करते हैं फिलहाल हम यहीं पर।